Hello guys, good morning to all of you. Today I am going to discuss about the property of electric charges. Guys, property of electric charges से पहले मैं थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकैप करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने SI यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब। इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टैट कूलम्ब। इसे हम STC या स्टैट C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। और इसी का तीसरा नाम फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन। ठीक है गाइस, तो ये आपको ये पिछले लेक्चर में बता दिया गया था। और इसमें हम ये भी बताए थे कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3.0 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब या ESU या फ्रैंकलिन। ठीक है गाइस, अब ये कहाँ से आया इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। गाइस अब देखो, जैसे कोई रॉड है, मान लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल कोई रॉड है। रॉड का लंबाई अगर मैं बोलूँ 1 मीटर, तो इसी रॉड का लंबाई को मैं 100 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ। तो 100 सेंटीमीटर इसी रॉड का लंबाई है और इसी रॉड का लंबाई 1 मीटर है। तो 1 मीटर जो है वो क्या है? लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है और लेंथ का CGS यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, सिमिलरली चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब है, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब है और चार्ज का CGS यूनिट स्टैट कूलम्ब है। तो जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उसी तरीके से 1 कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब बराबर 3.0 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब या ESU या फ्रैंकलिन, आप कुछ भी बोल सकते हो, ESU। ठीक है गाइस, अगर बोला जाए 1 ESU बराबर कितना, तो 1/this। ठीक है गाइस, तो अच्छा ये आया कहाँ से? ये तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे माइंड में रह जाएगा, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि 1 स्टैट कूलम्ब बराबर 3.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब बोल देता है, जो कि गलत हो जाता है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब SI यूनिट का जो गुणक है, SI यूनिट का जो कॉफिशिएंट है वो छोटा है और CGS यूनिट का कॉफिशिएंट क्या है? बड़ा है। सिमिलरली SI यूनिट का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 और CGS यूनिट का कॉफिशिएंट यहाँ पे बड़ा 3.0 इंटू 10⁻⁹। ठीक है गाइज, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये आया कहाँ से गाइज? चूँकि आप जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। ये किस में है? SI यूनिट में है। ये किस में है? इन SI यूनिट। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -4.80 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम्ब होता है, स्टैट कूलम्ब या ESU। तो स्टैट कूलम्ब लिखिए या ESU लिखिए, बात क्या है? दोनों बराबर है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -4.80 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये किस में हुआ? ये हुआ इन CGS यूनिट।
गाइज ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस यूनिट कितना होगा, इन सीजीएस यूनिट कितना होगा। तो आपको ये बताना है -4.80 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम। ठीक है गाइज। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि एक रॉड का लंबाई 1 मीटर, तो इसी बात को कोई दूसरा आदमी बोल सकता है कि इस रॉड का लंबाई 100 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अब आप इसको आराम से कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा। देखिए आप लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये सीजीएस यूनिट, सॉरी ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है कूलम्ब। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना, किसमें, एसआई यूनिट में। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सीजीएस यूनिट में -4.80 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम या ईएसयू। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर 1 कूलम बराबर करें तो ये क्या हो जाएगा, इतना बट्टे इतना, 4.80 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ क्या बच जाएगा, ESU। इसको आप कट करिएगा तो 3 से कट जाएगा ये, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁻, ये माइनस में है, ऊपर चला जाएगा प्लस में, प्लस 19, मतलब 19 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में 9। तो मतलब ये क्या हो गया, ESU में किसके बराबर, 1 कूलम के बराबर। इसका मतलब 1 कूलम बराबर आप याद रख सकते हैं 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन। ठीक है गाइस, मैं ये बता दिया कि ये कहाँ से आया। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम ये देखते हैं हम ये देख रहे हैं कि जो चार्ज का जो यूनिट होता है वो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। जैसे अभी हम SI यूनिट के बारे में बात किए, CGS यूनिट के बारे में बात किए, अब हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो क्या होगा। जैसे फैराडे है, उसके बाद एम्पियर सेकंड है, मतलब चार्ज को हम और किसी और दूसरे यूनिट में माप सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए गाइज 1 फैराडे को अगर हम लिखें, पहले लिख देते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है गाइस, चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट। तो इसको हम EMU में मापते हैं। स्टैट कूलम तो इसका CGS यूनिट हो गया, चार्ज का SI यूनिट हो गया क्या, कूलम। अगर हम इसको EMU मापे, EMU को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कूलम, और 1 EMU बराबर होता है 1 EMU। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जैसे ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसी तरीके से EMU को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये क्या हो जाता है 10 कूलम के बराबर। तो आप इससे आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि 1 EMU बराबर कितना स्टैट कूलम। तो आप ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1 कूलम बराबर क्या होता है 3.0 इंटू 10⁻10 ESU या स्टैट कूलम। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू यहाँ पे 9 ना, 3.0 इंटू 10⁻9। 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम बराबर, मैंने अभी बताया था 1 कूलम बराबर 3.0 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम या ESU। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1 EMU का मतलब हो गया इतना। और इसको हम एब्सोल्यूट कूलम भी बोलते हैं, 1 एब्सोल्यूट कूलम। ये बराबर कितना हो जाएगा
EMU को ये भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम्ब या ESU या फ्रैंकलिन। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू कितना कूलम्ब, तो 96,500 कूलम्ब। ठीक है गाइस, इसको स्टैट कूलम्ब में भी बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया उसी तरीके से। ठीक है गाइस, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। अब एम्पियर सेकेंड, गाइस हम कूलम्ब को एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि हम जानते हैं, देखिए Q बराबर होता है IT, आप पढ़े होइएगा, I बराबर होता है Q/T। इसका मतलब Q इक्वल टू IT। तो I इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा T मतलब सेकेंड, क्या हो गया एम्पियर सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए एम्पियर सेकेंड, मतलब हम कूलम्ब को एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। कूलम्ब को एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए अगर हम यहाँ अगर हम चार्ज को एम्पियर सेकेंड के रूप में देखें और हमको क्वेश्चन में एम्पियर आवर दिया हुआ है, तो अगर हम लिखे 1 एम्पियर आवर, आप आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर और 1 आवर मतलब कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड क्या हो जाएगा 3600, और ये एम्पियर और ये सेकेंड क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं कूलम्ब। इसका मतलब 3600 कूलम्ब। ठीक है गाइस, तो 1 एम्पियर आवर को हम 3600 कूलम्ब बोल सकते हैं। गाइस इसका न्यूमेरिकल में जब आप प्रॉब्लम बनाओगे तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है गाइस, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। गाइस अब देखिए, यहाँ तो फैराडे के बारे में बता दिया, यहाँ पे एम्पियर आवर के बारे में बता चुका हूँ। अब देखिए आगे, अगर हम ये देखें गाइस, एक बार इसको आप लिख लीजिए पॉज करके, और इसके आगे मैं बता रहा हूँ। जैसे Q बराबर IT आप देखें अभी, Q बराबर IT या I बराबर Q/T, तो जिस तरीके से SI यूनिट ऑफ चार्ज को हम कूलम्ब बोल रहे हैं, और उसको अगर हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में बोलें तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है गाइज, चलिए अब हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस तो सिंपल है, वेरी सिंपल, आप 11th में पढ़ते हैं। आप देखें हैं इससे कुछ देर पहले Q बराबर IT होता है, IT। तो I भी फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और T भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं I और कैपिटल T। डायमेंशन में T को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हो, क्या हो जाएगा Q बराबर IT। ठीक है गाइस, चलिए मतलब MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर M पर पावर 0 है, L पर पावर 0 है, T पर पावर 1, I पर पावर भी 1। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। Q को हम Q से किसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए गाइस, इसमें 8-9 प्रॉपर्टीज है, लेकिन मेनली अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 3 प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप 3 प्रॉपर्टी से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लेन करना पड़े, अगर मान लीजिए 4 प्रॉपर्टीज आप लिख देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ पे पहले 4 प्रॉपर्टी, पहले हम टोटल प्रॉपर्टी लिख देते हैं। और चूंकि जो टिपिकल है प्रॉपर्टीज जो स्टूडेंट भूल जाता है और जिसको लिखने से आपका मार्क्स मिल जाएगा, वो प्रॉपर्टीज पर हम म्यूजिक फिट किए हुए हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो प्रॉपर्टीज पहला आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कि चार्ज पहला नंबर स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, दूसरा कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है गाइस, लेकिन यहां पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यह मैं पहले भी बताया हूं। थर्ड, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल। ठीक है गाइज, इसके बाद नेचर ऑफ इंटरेक्शन। चार्ज का जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है गाइस? इसमें नेचर ऑफ इंटरेक्शन, सेम नेचर का चार्ज हो, अगर 2 चार्ज सेम नेचर का होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेम मतलब लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges, unlike का मतलब जो अपोजिट नेचर का हो, unlike charges attract each other। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस प्लस, अगर दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन अर्थात रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। माइनस माइनस अगर है फिर भी क्या होगा? रिपल्सन होगा या रिपल्सिव फोर्स। अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर माइनस प्लस है, सिंपल है गाइज, ये आप बचपन से भी आपको पता है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, चूँकि बेसिक के साथ मुझे बताना है एडवांस लेवल तक, इसलिए मैं हर चीज़ को बताते हुए आगे बढ़ूँगा। तो अगर सेम नेचर का चार्ज है, प्लस प्लस तो रिपल्सन, माइनस माइनस तो रिपल्सन, प्लस माइनस तो अट्रैक्शन और माइनस प्लस तो अट्रैक्शन। ठीक है गाइज, चलिए ये नेचर ऑफ इंटरेक्शन की बात हुआ। अब आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। गाइस देखिए, चार्ज जो है, अब जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है। अब उसको आप देख सकते हैं। 5th लिखता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या गाइज आप देखिएगा तो बुक में लिखा रहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से लिख रहा हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेवेंथ इनवेरिएशन, इनवेरिएशन ऑफ चार्ज, एट नंबर एडिशन, एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ चार्ज, गाइस देखिए फिफ्थ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। इसको मैं अभी एक्सप्लेन होगा। अभी मैं फिर ये बता रहा हूँ कि नाइन्थ, एट के बाद नाइन्थ कि चार्ज जो है वो रिसाइड कर जाता है। अगर किसी कंडक्टर पर आप चार्ज देते हो, किसी कंडक्टर पर अगर चार्ज दिया जाए तो वो चार्ज उपला कर उसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो चार्ज resides on the outer surface of कंडक्टर। गाइस इसका मतलब क्या होता है उसको मैं बताता हूं कि चार्ज रिसाइड कर जाता है, मतलब चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कोई भी बॉडी, अगर मान लेते हैं सपोज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है या सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है और सेम अगर उसका आउटर रेडियस, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है तो जो चार्ज है यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको मैं बताता हूँ, ये प्रॉपर्टीज है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टीज कि चार्ज लीक हो जाता है, चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट मतलब क्या, नुकीला पॉइंट, नुकीला कील, मतलब जो नुकीला पॉइंट है वहां पर से चार्ज क्या होता है, लीक कर जाता है, स्प्रिंग ऑफ चार्ज। आगे में मतलब इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है गाइज, तो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट आगे पढ़ना भी है आपको, यहाँ पर चार्ज ये प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, जो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन भी रिलीज करता है, एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, और इस दोनों के साथ साथ जो एनर्जी रेडिएट्स करता है, रेडिएशन मतलब एनर्जी रेडिएट्स करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है गाइस, तो ये अगला, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ये इसको आप एक बार लिख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 11 ए में चार्ज प्रोड्यूस, यहां चार्ज है तो यहां प्रोड्यूसेस हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज एट रेस्ट। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अगर क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक है
बी में चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड if it is in motion with constant velocity, C charge produces, इसको हम इट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए लिखता हूं चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड as well as radiates energy in the form of electromagnetic wave। ठीक है गाइज, मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर कोई चार्ज मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ गाइस, एफडी का मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडिएट्स energy in the form of electromagnetic wave if it is in accelerated motion, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है अर्थात वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट्स करता है। ठीक है गाइस, मतलब एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है गाइस, तो ये आपका हुआ प्रॉपर्टी। और मैं इसको अगर चाहूँ तो आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं कि अगर कोई चार्ज, मान लेते हैं सपोज कि अगर ये कोई चार्ज है, ठीक है, और ये अगर रेस्ट में है v = 0, तो अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब v = 0 का मतलब रेस्ट में हुआ, तो ये क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को b से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो अभी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट्स करता है। ठीक है गाइस, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ, अब मैं जो प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताता हूँ। गाइस, आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जो मैं 5th, 6th, 7th और 8th में मैंने बताया है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाद बाकी तो आपको पता ही है, आप इसको आप अच्छा से देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और जो
दिक्कत होगा, जहाँ पे दिक्कत होगा गाइस आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो उसको आप पूछिए, ठीक है गाइस। तो मैं आता हूँ, जो फिफ्थ था क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर इनवेरिएशन, इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। उसके बाद 8 एडिशन, एडिशन ऑफ चार्ज मतलब एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, तो आप एडिशन ऑफ चार्ज ही बोल सकते हो, एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक है गाइस। मतलब अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाए तो आप ये 4 प्रॉपर्टीज अगर लिख देते हो, जिसको मैं 1 2 3 4 अगर लिख दूं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मेन प्रॉपर्टीज में मैं यही बोलता हूँ कि ये आपको माइंड में होना चाहिए। बाद बाकी आप लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखना जरूरी ही है। हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार सिर्फ ये 2 और ये 3 इन वेरिएशन को नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, इन वेरिएशन नहीं है। मतलब अब अगर आप इसको आप याद रखना चाहते हो तो अब इसको आप इजीली म्यूजिक के आधार पर, म्यूजिक के बेस पर याद रख सकते हो, ठीक है गाइज। तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद सॉन्ग गुनगुना के बताऊंगा, और आप एक बार अगर सुन लोगे तो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता हूं पहले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले गाइज देखिए, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्वांटा से बना है, क्वांटाइजेशन क्वांटम, क्वांटा से बना है क्वांटाइजेशन। और क्वांटा का मतलब क्या होता है कि जो सबसे स्मॉल अमाउंट जो एग्जिस्ट करता है, जो सबसे किसी भी स्पीशीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा अमाउंट जो एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? क्वांटा। और अगर वो चीज़, वो स्पीशीज अगर उसी स्मॉल अमाउंट के मल्टीपल में, उसी अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में अगर एग्जिस्ट करे तो उसी का नाम हो जाता है क्या? क्वांटाइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है, उसका मिनिमम अमाउंट कुछ है, अगर मिनिमम अमाउंट कुछ है और उसको अगर वही चीज़ अगर उसी मिनिमम अमाउंट के मल्टीपल में मिले, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक स्केच है, सपोज एक ये स्केच है, स्केच, अब हमको या तो मिनिमम एक स्केच मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 50 मिलेगा। मतलब हमको ऐसा नहीं है कि 1.25 स्केच मिल जाए, या 3.5 स्केच मिल जाए, या 2.5 स्केच मिल जाए। मतलब जब भी मिलेगा या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 50 मिलेगा। तो अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड है। वो सब्सटेंस, वो क्या है, वो बॉडी, वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ गाइस कि बस 1 2 3 4 5 हो, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास 1.5 स्केच एग्जिस्ट करता, मान लेते हैं सपोज 1.5 स्केच, मतलब हमको अगर 1.5 ही स्केच मिलता, या आप ये बोल सकते हैं कि आटा, सपोज मान लेते हैं इतना आटा, हालांकि आटा क्वांटाइज नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1.5 कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ है, मान लेते हैं सपोज अगर कोई दुकानदार हमको कहे कि देखिए भाई, आपको हम 1 केजी नहीं दे सकते हैं, कि हम आपको कम से कम देंगे 1.5 केजी, 1.5 केजी, ठीक है, 1.5 केजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कम से कम 1.5 केजी देंगे, या आपको 3 केजी देंगे, या 4.5 केजी देंगे, या 6 केजी देंगे, या
7.5 kg देंगे या 9 kg देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मिनिमम अमाउंट बोल रहा है कि मेरे पास जो एग्जिस्ट करता है वो 1.5 kg है, और आप इस 3 kg और 1.5 kg के बीच का अमाउंट नहीं ले सकते हैं। 1.5 के बाद आप 3 ही लीजिए, 3 के बाद 4.5 लीजिए, या 6 लीजिए, या 7.5 लीजिए, 9 लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस दुकानदार का जो वो बॉडी है, जो क्वांटिटी वो रखे हुए है, वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी आप अगर देखिएगा, आपको ये पता है कि फिजिक्स क्या है, नेचर का स्टडी है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना रिलेटेड टू मास एंड एनर्जी, ये आपको बताया भी गया था। आप देखिएगा इस ऑब्जर्वेशन, मतलब आप यूनिवर्स में देखेंगे, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है वो या तो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, या कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब अलग अलग फॉर्म में। मतलब जैसे अलग अलग फॉर्म का मतलब हुआ कि आप या तो ये टुकड़ा लीजिए, या ये लीजिए, या ये लीजिए, या ये लीजिए। मतलब कहने का आप अपना मन से क्वांटिटी चूज नहीं कर सकते हैं, उसी को क्वांटाइज्ड बोला जाता है। कि मतलब कोई मिनिमम अमाउंट एग्जिस्ट करता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल अगर आप लेते हैं, आप उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही ले सकते हैं, आप बीच में से तोड़ के नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सपोज स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट मिनिमम स्टूडेंट कितना होगा, 1 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, 1 होगा। और स्टूडेंट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है। आप कभी नहीं सुनिएगा कि ये स्टूडेंट 1.5 स्टूडेंट था, या 2.5 स्टूडेंट था, 3.25 स्टूडेंट था। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट जो है, मतलब आदमी जो है, जब भी एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल फॉर्म में, मतलब या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो मतलब क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब होता है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो एलिमेंट्री चार्ज है। और एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेसिक चार्ज है, ये बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है। ये कम से कम चार्ज यही एग्जिस्ट करता है। तो आप जब क्वांटाइज्ड की बात करते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब हुआ कि चार्ज हमेशा आपको इसके इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में मिलेगा। तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, इसका मतलब हो गया कि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर NE, या आप ±NE भी लिख सकते हैं। तो ±NE करेंगे तो n हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेकिन अगर Q बराबर NE करेंगे तो n हो जाएगा इंटीजर नंबर, +1 -1 +2 -2 etc। ठीक है गाइस। तो क्वांटाइजेशन का मतलब आपको यही है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E। मतलब चार्ज जो है एग्जिस्ट करता है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो आपको चार्ज कभी नहीं ऐसा दिखाई देगा E/2, जैसे इतना बट्टे 2 चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इतना बट्टे 3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो मैं पहले इसको बताता हूँ फिर आगे का बात करूँगा। देखिए गाइस, तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब हुआ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप क्या लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, या चार्ज ऑन एनी बॉडी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा हालांकि लंबा हो जाएगा लेकिन लिखिए, चलिए। चार्ज ऑन एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी बॉडी always exist in the integral multiple of
बेसिक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। बेसिक चार्ज क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, अभी मैं बताया था, बताइए कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है गाइस। तो चार्ज किसी भी बॉडी पर जो एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी को हम लिख सकते हैं Q बराबर NE के फॉर्म में, मतलब Q बराबर प्लस माइनस NE या NE। जब N लिखेंगे तो N लिखेंगे क्या? वेयर N इज इंटीजर नंबर और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब यही -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है गाइस। तो Q बराबर NE या Q बराबर प्लस माइनस NE आप लिख सकते हैं। Q क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी। ठीक है गाइस। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हम एक आधे एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज, मतलब ये सब आया कहाँ से? ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी बॉडी या तो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है या कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है। जैसे अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए सपोज कि अगर सीढ़ी है, सिंपल वो वाला सीढ़ी है कि आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। सीढ़ी तो पता ही होगा ना। तो सीढ़ी पर आप जब चढ़ते हैं, मान लीजिए छत से, मतलब ग्राउंड फ्लोर से छत पे जाते हैं, तो आप कैसे जाते हैं? या तो फर्स्ट स्टेप पर पैर रखते हैं, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड पर पैर रखते हैं, सेकंड के बाद थर्ड पे रखते हैं, उसके बाद फोर्थ पे रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप फर्स्ट स्टेप पर पैर रखें और फिर सेकंड पर ना रख के बीचे में पैर रख दिए। ऐसा नहीं होता है। या तो आप फर्स्ट पे रखिए, फिर सेकंड पे रखिए, थर्ड पे, या एक के बाद आप पांचवा पे रखिए, या छठा पे रखिए, या 2 पे रखिए, 3 पे। मतलब कहने का मतलब जो आपका चढ़ना है, अगर सीढ़ी के थ्रू आप अगर नीचे से ऊपर जाते हो तो आप आधा सीढ़ी, मतलब आधा स्टेप, 1.5 स्टेप, 1.25 स्टेप, 2.5 स्टेप, इस पर आप पैर नहीं रख सकते हो। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई चीज़, कुछ चीज़ ऐसा एग्जिस्ट करता है कि क्वांटाइज फॉर्म में होता है। ठीक है। अब शायद आपको पता लग गया होगा कि क्वांटाइजेशन क्या मतलब। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि मिनिमम अमाउंट अगर किसी चीज़ का एग्जिस्ट करता है और उसके मल्टीपल में, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में अगर वो चीज़ मिले, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मिले, तो हम कहेंगे क्या है कि वो बॉडी, वो सब्सटेंस, वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। लेकिन मास क्वांटाइज्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मास 1 kg में मिलता है, आधा kg भी मिलता है, आधा का आधा 1 पौवा भी मिलता है, 2.25 kg भी मिलता है, 1.5 kg भी मिलता है, 3.5 kg मिलता है, 4.25 kg भी मिलता है, मतलब 5.5, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब मास क्या है? क्वांटाइज्ड नहीं है। ठीक है गाइज। ठीक है। मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ऑलवेज गाइज देखिए, चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। ठीक है गाइज। इंटीग्रल मल्टीपल, फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, मतलब बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में क्या किसी भी बॉडी पर चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है गाइस। चलिए, अब आपको एलिमेंट्री चार्ज आपको पता लग गया है कि ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आई बात कि रिसेंटली ये प्रूव हो चुका है, ये ऑब्जर्व हो गया है कि चार्ज जो है, चार्ज से भी छोटा क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं क्वार्क। तो क्वार्क क्या है? तो क्वार्क जो है वो क्वार्क इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वार्क मतलब कुछ बॉडी पे, कुछ पार्टिकल पर जो चार्ज है वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है,
2e/3 के फॉर्म में, प्लस माइनस 2e/3 प्लस माइनस e/3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वार्क बोलते हैं, क्वार्क। तो क्वार्क 2e/3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, e/3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम इससे पहले क्या बोले थे कि चार्ज e/2 e/3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बेसिक चार्ज जो है होता है वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? e/3 तो हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं, क्वार्क। e/3 या 2e/3 को क्या बोलते हैं? क्वार्क, QUARK, क्वार्क। लेकिन देखिए गाइस, ये इंडिपेंडेंटली, मतलब ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, यह ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ग्रुप में। जैसे प्रोटॉन पे रहेगा, न्यूट्रॉन पे रहेगा। प्रोटॉन जो बनता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से बनता है। वैसे 6 प्रकार का क्वार्क खोजा जा चुका है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क। लेकिन जो जनरल है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन? अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। ठीक है गाइज, तो आप इसको याद रखेंगे। हालांकि क्वार्क इंडिपेंडेंटली, आइसोलेटली, मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में, अकेला फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अकेला जो एग्जिस्ट करता है वो क्या? 1 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वायोलेशन नहीं हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहा है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा। अगर क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता तो हम कहते हैं कि क्वांटाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वार्क तो है लेकिन क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्वार्क के कंपोजिशन से ही प्रोटॉन का निर्माण होता है, न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए, और चूंकि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अभी भी हम लोग Q बराबर n ही लिखते हैं, n ही बोलते हैं। Q बराबर प्लस माइनस n ही बोलिए, चाहे Q बराबर n ही बोलिए। ठीक है गाइज। अब जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब Q बराबर n ही, उस पर जो प्रॉब्लम होता है उसको मैं देखता हूँ गाइज। यहाँ पे आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट, मतलब नीचे दिया गया जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब Q बराबर 2.56 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Q इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁻⁹ कूलम, Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻6 कूलम, Q इक्वल टू 2E। गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर कूलम दिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। Q बराबर 2E, Q बराबर -4E, Q बराबर -E/2, यहाँ पर Q बराबर 2C मतलब 2 कूलम, यहाँ Q बराबर 1.5 कूलम, यहाँ Q बराबर +10⁻² इलेक्ट्रॉन, यहाँ Q बराबर -0.5 कूलम। ठीक है गाइज, इसमें चेक करना है कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है और कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे गाइज? वही चीज़, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जानते हैं, Q बराबर NE। तो Q बराबर NE के इस्तेमाल से हम चेक कर सकते हैं कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चूँकि आप देखिए गाइस, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है Q बराबर NE, जहाँ N क्या होता है? इंटीजर। तो N इक्वल टू Q/E। अगर N इंटीजर आ गया, सपोज अगर N का वैल्यू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो, इसका मतलब वो चार्ज क्या हो सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है, वो पॉसिबल है। ठीक है गाइज, मैं चेक करता हूँ। पहला है क्वेश्चन कि Q का वैल्यू दिया हुआ है 2.56 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1 चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है गाइज, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि n का वैल्यू इंटीजर आता है कि नहीं। तो n का वैल्यू देखते हैं, ये 10⁻⁻19 कूलम से 10⁻⁻19 कूलम कट हो गया, खत्म। बच गया
2.56, तो 2.56 डिवाइडेड बाय 1.6, अगर नीचे एक जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर दशमलव और ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच गया n इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 160। अब इसको भाग दे के देखिए, डिवाइड करके देखिए, क्या इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा, चूँकि 16 से 256 में भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, और नीचे में बच जाएगा कितना, 10, तो नीचे में 10 बच गया, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1.6। तो क्या 1.6 इंटीजर है, 1 2 है, तो 1 2 3 4 नहीं है, 1 और 2 के बीच का बात है, तो n तो इंटीजर नहीं हुआ। चूँकि n इज नॉट इंटीजर, इसीलिए q बराबर, ये वाला q बराबर कौन सा, पहला q बराबर 2.56 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब जो चार्ज है वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है गाइस, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में देखिए 1.56 इंटू 10 पावर -9 कूलम्ब। अच्छा गाइस, अगर इसी में हम इसको ऐसा कर दें कि 25.6 कर दें, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम Q का वैल्यू अगर ये पूछ लें कि 11 नंबर क्वेश्चन ये कर दें, Q बराबर 25.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, सोचिए, कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, अगर आप Q बराबर है, इस यही फार्मूला, एक के बाद हम सिर्फ 11 पर आते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद एकाएकी हर किसी को देखेंगे। यहाँ देखिए, अगर Q का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें कि अगर हम ये Q का वैल्यू ले लें 25.6, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 25.6, तो यहाँ पे 1.6, तो क्या हो जाएगा 1 दशमलव से ये 1 दशमलव खत्म, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू 256/16। ठीक है गाइस, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 16। तो n का वैल्यू 16 क्या है, इंटीजर है, n का वैल्यू आ गया, अब क्या, अब की बार n का वैल्यू कितना आ गया 16, चूँकि ये इंटीजर है, n इज इंटीजर, इसीलिए q बराबर ये वाला वैल्यू, कौन वाला वैल्यू, 11 नंबर, ये क्वेश्चन कौन सा था, अब 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो क्या हो जाएगा, q बराबर 25.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब, ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है गाइज, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, Q इक्वल टू 1.56 इंटू 10 पावर -9 कूलम्ब, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो बस सिंपल बात है, Q बराबर n ही पे पुट करेंगे, n का वैल्यू अगर इंटीजर आ गया तो n का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाएगा तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए n का Q का वैल्यू है 1.56 इंटू 10 पावर -9 कूलम्ब डिवाइडेड बाई E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब, मतलब इसका E का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम जब ये ऊपर -19 ऊपर जाएगा तो कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा 10 पर पावर 10। अब इसको जब भाग दे देंगे तो ये इतना हो जाएगा और आ जाएगा कितना 975 गुने 10 पर पावर 7। ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, इसका मतलब ये भी चार्ज क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बारे में देखते हैं, Q बराबर 3.2 इंटू 10 पावर -6 कूलम्ब। तो Q बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब को अगर देखें तो Q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। Q का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो आप देखिए, बस यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करते हैं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। तो कूलम्ब से कूलम्ब तो कैंसिल ही हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर -6 है
ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, तो 19 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 13, 13। ठीक है गाइस। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये तो कट जाएगा ना, ये 1.6 सॉरी ये 3.2, दशमलव से दशमलव खत्म, और 16 से 32, तो 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, तो 2 इंटू 10⁻13 ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। इसका मतलब ये भी चार्ज क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि Q बराबर n पुट करेंगे और n का वैल्यू अगर इंटीजर आ गया तो हम कहेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो सिंपल। तो अब यहाँ ये, अब इसके बारे में बात करें, Q बराबर 2e, तो Q बराबर 2e को अगर देखें ये एग्जिस्ट करेगा। चलिए Q बराबर 2e, देखिए यहाँ Q का वैल्यू 2e अगर पुट कर दें, Q का वैल्यू 2e डिवाइडेड बाई e, तो e से e कैंसिल, तो क्या n बराबर 2, अरे ये तो बेजोड़ हो गया, ये n बराबर 2 मतलब ये इंटीजर है, मतलब ये Q बराबर 2 एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद Q बराबर -5e, वाह ये भी तो वही है, सिंपल, -5e डिवाइडेड बाई e से e खत्म, n का वैल्यू -5, ये भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। मतलब कहने का अच्छा, अब यहाँ देखिए ये भी एग्जिस्ट, ये करेगा एग्जिस्ट, ये करेगा एग्जिस्ट, और Q बराबर अब आइए -e/2, तो -e/2 डिवाइडेड बाई e क्या हो जाएगा, n बराबर -e/2 गुने, ये भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा e, तो e हो जाएगा नीचे, e से e खत्म, मतलब n बराबर -1/2, मतलब n बराबर -0.5। बताइए क्या ये इंटीजर है, नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखिए Q बराबर 2c, तो Q बराबर 2c अगर हम पुट करें, इसको देखिए Q बराबर 2c/e, तो Q बराबर 2c, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाई e का वैल्यू हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, एक बार लिख देते हैं -19, ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, भाग दीजिएगा गाइस, तो आपको कटकुट के बाद ये इंटीजर आ जाएगा। क्यों, चूँकि ऊपर हो जाएगा 20 या नीचे हो जाएगा 16 और 10⁻19, तो n का वैल्यू हो जाएगा, ये अगर आप भाग दीजिए तो 1 16 का 16 बचेगा कितना 4, तो 40, 16 दूनी 32 पॉइंट में 16 का 16, फिर बचेगा कितना 4, तो पड़ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 40, 16 दूनी 32, बच जाएगा कितना 8, 16 पंचे 80, 1.25 इंटू 10⁻19, मतलब n का वैल्यू हो गया 125, ये 2 दशमलव ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, 2 0 इसमें गुना हो जाएगा, तो 125 गुने 10⁻17, इसका मतलब ये इंटीजर है, जब ये इंटीजर है इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली 1.5c भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी, अच्छा यहाँ देखिए e है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए गाइस, ये 0.5c कूलम है, यहाँ पुट करेंगे तो चूंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज होकर ये भी इंटीजर आ जाएगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ से एक बात पता चला गाइस, इसको आप अच्छा से देखिए कि जो कूलम, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसका इंटीग्रल मल्टीपल एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का गुणक, अगर इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट फ्रैक्शनल हो तो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन कूलम्ब का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं आप तो एग्जिस्ट कर सकता है।
कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि चार्ज का वैल्यू अगर कूलम्ब का फ्रैक्शनल है, कूलम्ब यूनिट में कूलम्ब दिया हुआ है और फ्रैक्शन में है तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का गुणक फ्रैक्शन में है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, तो इसको आप लिख सकते हैं इसको नोट में कि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कूलम्ब फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कूलम्ब में exist but fractional value of electronic charge, इलेक्ट्रॉन मतलब E does not exist। मतलब कहने का मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर Q बराबर अगर दे दिया जाए 0.7 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन Q बराबर -0.7 C दे दिया जाए तो ये पॉसिबल है। ठीक है गाइज, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आज बता दिया। अब नेक्स्ट कंजर्वेशन है, इन्वेरिएशन है, एडिशन है, इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।